हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग की एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। सो ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग को समझने से पहले हम समझते हैं ऐसे तीन मेजर रूट जिससे ड्रग बॉडी पे पहुंचता है और वहां से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। तो मेनली तीन तरीके से बॉडी पे एडमिनिस्टर किया जा सकता है ड्रग को। पहला तो है इंटरनल रूट। इंटरनल रूट में जीआईटी को टारगेट किया जाता है जनरली बाय ओरल रूट। ओरली हम दे सकते हैं जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सब। नेक्स्ट है सबलिंगुअल रूट या फिर बकल कैविटी से। इस पे हम टंग के नीचे एडमिनिस्टर करते हैं, या फिर जो बकल कैविटी होता है, ओरल कैविटी इसको बोल सकते हैं। ओरल कैविटी के थ्रू इसको दिया जाता है, माउथ के थ्रू, ठीक है। देन है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट से भी हम जीआईटी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्योंकि रेक्टल भी पार्ट है जीआईटी का। तो बाय रेक्टल रूट जैसे कि कोई सुपोजिटरी हुआ, ये सबको हम रेक्टल रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट मेजर रूट है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में जैसे कि सिरिंज से हम एडमिनिस्टर करते हैं बहुत सारे ड्रग आप देखे होंगे, जैसे इंट्रावेनस रूट से। अगर कोई इंट्रावेनस सॉल्यूशन है या फिर इंट्रावेनस इंजेक्शन है उसको हम आईवी रूट से देते हैं। उसी प्रकार इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है, मसल पे दिया जाता है और सबक्यूटेनियस लेयर पे दिया जाता है। तो ये सब है पेरेंट्रल रूट। देन नेक्स्ट है टॉपिकल रूट, मतलब बॉडी का जो टॉपिकल लेयर रहता है उस पर एडमिनिस्टर किया जाता है। जैसे कि स्किन में ट्रांसडर्मल रूट पे, मतलब जो स्किन का डर्मिस लेयर रहता है उससे अगर एब्जॉर्ब होते हुए ब्लड पे पहुंचता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी, ठीक है। उसी प्रकार आई के थ्रू भी दे सकते हैं, नोज के थ्रू भी। आई में जैसे आई ड्रॉप, नोज में नेसल ड्रॉप, इंटरनेसल रूट से देते हैं या फिर वेजाइनल रूट से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से भी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये तीन मेजर रूट है, इंटरनल रूट, पेरेंट्रल रूट और टॉपिकल रूट, जिससे बॉडी पे एडमिनिस्टर किया जाता है ड्रग को और वहां से वो एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन पे, ब्लड पे पहुंचता है। अब हम समझते हैं ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग को, ठीक है। तो जैसे ही ओरली एडमिनिस्टर करते हैं हम ड्रग को बॉडी पे, वो टैबलेट फॉर्म में हो सकता है या कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है या कोई भी पाउडर, ग्रेन्यूल, सिरप के फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर टैबलेट या कैप्सूल से स्टार्ट करते हैं हम, तो पहले तो जो फॉर्मुलेशन है, अगर टैबलेट फॉर्म में है या कैप्सूल के फॉर्म में है तो वो पहले डिसइंटीग्रेट होकर स्मॉल पार्टिकल्स में टूटेगा। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटने का जो प्रोसेस है वो या तो हो सकता है स्टमक में, या फिर अगर इस पे कोई स्पेशल कोटिंग लगा हो, स्पेशल पॉलीमर का, जैसे कि एंट्रिक कोटेड टैबलेट हम बनाते हैं या एंट्रिक कोटेड कैप्सूल भी बनाते हैं, तो उस केस में वो इंटेस्टाइन में जाके टूटेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिसइंटीग्रेशन, मतलब फ्रॉम लार्ज सॉलिड डोसेज फॉर्म टू स्मॉल पार्टिकल्स में टूटना, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स में टूटने के बाद जो एक्वस सॉल्यूशन होता है जीआईटी का, स्टमक में भी एक्वस जो सॉल्यूशन है और इंटेस्टाइन में भी जो एक्वस सॉल्यूशन, उसमें वो डिसॉल्व होने लगता है, ठीक है। ड्रग पार्टिकल्स जो है, स्मॉल पार्टिकल्स, वो डिसॉल्व होने लगते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन का निर्माण होगा यहाँ पर, ठीक है। पार्टिकल जो है जीआईटी के फ्लूइड पे डिसॉल्व होने लगेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। डिसोल्यूशन भी अगेन ड्रग के नेचर और बॉडी के पीएच पे डिपेंड करेगा, जीआईटी का पीएच पे। तो वो एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है उससे, डिसोल्यूशन से, और ये सॉल्यूशन अब हमको एब्जॉर्ब करना है बॉडी पे, मतलब ब्लड पे पहुंचाना है। तो यहाँ पर जो जीआईटी के जो सेल्स होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं ड्रग को और ब्लड पे पहुंचाते हैं। इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बात करें पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स के, तो पहले ही से स्मॉल पार्टिकल्स में रहते हैं, तो उसमें जो डिसइंटीग्रेशन स्टेप है वो स्केप हो जाता है। उसी प्रकार सिरप या फिर सस्पेंशन इमल्सन की बात करें, जो भी लिक्विड डोसेज फॉर्म है, तो वो जो जीआईटी का एक्वस फ्लूइड है उस पर इजिली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और वहां से इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर एब्जॉर्प्शन रेट की हम बात करें तो कौन सा डोसेज फॉर्म इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी पे, लिक्विड डोसेज फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही स्मॉल पार्टिकल्स में और सॉल्यूशन के रूप में अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पर ये सब प्रोसेस स्केप हो जाते हैं और सबसे ज्यादा टाइम लगेगा टैबलेट और कैप्सूल को, क्योंकि वो स्टार्टिंग से डिसइंटीग्रेट देन डिसॉल्व होकर बॉडी पे आएगा, ठीक है। तो फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए इमल्सन, सिरप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये सब है, जबकि स्लो एब्जॉर्प्शन के लिए टैबलेट, कैप्सूल है। अब यहाँ पर एक चीज जानने वाली है, रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब ऐसा स्टेप जो कि कम और ज्यादा हो सकता है। तो डिसोल्यूशन और परमिएशन ऐसा स्टेप है ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू ओरल रूट में, जिसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं या फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि डिसोल्यूशन की अगर बात करें तो जो लिपोफिलिक ड्रग है वो इजिली डिसॉल्व नहीं होगा जीआईटी के फ्लूइड पे, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग की बात करें, इजिली डिसॉल्व तो हो जाएगा जीआईटी के फ्लूइड पे, स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में,
बट परमिशन के लिए हमको लिपोफिलिक ड्रग चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप डिसोल्यूशन और परमिशन जो है प्रॉब्लमेटिक स्टेप है, जिसको हम बहुत सारे फैक्टर से या फिर ड्रग में मॉडिफिकेशन से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, हाइड्रोफिलिक ड्रग इजिली डिसॉल्व तो हो जाएगा जीआईटी के फ्लूइड पे, बट वो जीआईटी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा और ब्लड पे नहीं पहुंच सकता इजिली। ठीक है, उसी प्रकार लिपोफिलिक ड्रग की अगर बात करें तो वो डिसोल्यूशन उसका प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, एक्वस सॉल्युबिलिटी इसका कम रहता है। लेकिन अगर उसका जीआईटी परमिशन देखें, बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन होता है उसमें अगर उसकी परमिएबिलिटी देखें तो फास्ट रहता है। ठीक है, इजिली परमिएट हो जाता है, तो ब्लड पे वो इजिली पहुंच सकता है लिपोफिलिक ड्रग। ठीक है, तो ये दोनों अंतर है लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक ड्रग पे इन ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो इसमें 2 मेजर फैक्टर्स हैं, ड्रग और बॉडी। मतलब ड्रग का खुद का नेचर अफेक्ट कर सकता है ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग को, और उसी प्रकार बॉडी भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ओरल एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो पहले ड्रग की बात करते हैं। तो ड्रग या फिर डोसेज फॉर्म की अगर बात करें तो डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम, ठीक है, उसका पार्टिकल साइज क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, एक्वस सॉल्युबल है कि लिपिड सॉल्युबल है, देन पॉलीमॉर्फिज्म है कि एपोमॉर्फिज्म फॉर्म में है या क्रिस्टल फॉर्म में है कि सॉल्ट फॉर्म में है। ठीक है, पीएच, पीके वैल्यू, ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसका स्टेबिलिटी, फॉर्मुलेशन स्टेबल है कि नहीं, एज मतलब सेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग, और उसका स्टोरेज कंडीशन, कौन से कंडीशन में उसको स्टोर किया गया है, वो भी अफेक्ट करता है ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग को। ठीक है, इसी प्रकार अगर बॉडी की बात करें तो पेशेंट का एज, उसका डिजीज कंडीशन तो नहीं है। देन जीआईटी की कंडीशन की अगर बात करें तो एम्प्टिंग टाइम कितना ले रहा है वो खाली करने के लिए जीआईटी को। देन ट्रांजिट टाइम, कितना टाइम तक रुक रहा है जीआईटी पे। पीएच, ब्लड फ्लो कितना हो रहा है जीआईटी पे। देन अगर जीआईटी कंटेंट की बात करें, जीआईटी में क्या क्या प्रेजेंट है जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को रोकता है या बढ़ाता है, तो फूड, पहले से फूड पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो, उसी प्रकार कोई फ्लूइड तो नहीं है उसमें पहले से, अदर ड्रग तो नहीं है क्योंकि इंटरेक्ट हो सकता है अदर ड्रग के साथ। कुछ ड्रग दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो कोई उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसका एब्जॉर्प्शन को घटा भी देता है। ठीक है, और एंजाइम्स एक मेजर फैक्टर है जीआईटी में, एंजाइम्स तो प्रेजेंट रहेंगे ही। तो एंजाइम बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, जनरली घटाता है एंजाइम्स एब्जॉर्प्शन को। तो ल्यूमेन में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, उसका अलग रोल है। देन जीआईटी के जो मेम्ब्रेन है वहां पर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। हेपेटिक, लीवर पे भी प्रेजेंट रहते हैं माइक्रोजोमल एंजाइम। देन कुछ बैक्टीरियल एंजाइम्स भी रहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली ड्रग या फिर डोसेज फॉर्म रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं जो बायोबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। बॉडी या फिर पेशेंट रिलेटेड जो फैक्टर है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला फैक्टर है डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम शुड बी लो, मतलब जितना ज्यादा रहेगा डिसइंटीग्रेशन टाइम उतने ज्यादा टाइम में टैबलेट या कैप्सूल टूटेगा बॉडी पे। तो इट शुड बी लो, मतलब कम टाइम में ही डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए, तभी कोई टैबलेट या कैप्सूल स्मॉल ग्रेन्यूल्स में देन पार्टिकल्स में टूटेगा, बॉडी फ्लूइड में इजिली डिसॉल्व होगा, देन एब्जॉर्व होकर उसका बायोबिलिटी ज्यादा रहेगा। अगर हम किसी भी टैबलेट की बात करें तो उसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो है बाइंडर अमाउंट और दूसरा है कंप्रेशन फोर्स। जो बाइंडिंग एजेंट हम यूज करते हैं उसका अमाउंट तय करता है कि कितना हार्ड बनेगा टैबलेट। ठीक है, उसी प्रकार कंप्रेशन फोर्स, टैबलेट को जब हम पंच करते हैं तो इट शुड बी ऑप्टिमम एंड कांस्टेंट फॉर ऑल टैबलेट्स। ठीक है, ये दोनों ना ही बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज्यादा, एक ऑप्टिमम लेवल पे ही हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम लेवल पे रखना पड़ता है। अगर ये ज्यादा हुआ, ठीक है, बाइंडिंग एजेंट का अमाउंट ज्यादा हो गया या कंप्रेशन फोर्स हम बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो डिसइंटीग्रेशन टाइम बढ़ेगा, क्योंकि टैबलेट का हार्डनेस बढ़ रहा है, वो इजिली स्मॉल ग्रेन्यूल्स में, स्मॉल पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम का जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए हम टैबलेट फॉर्मुलेशन में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालते हैं, जिसका काम ही रहता है कोई भी टैबलेट को स्मॉल पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट करना। जैसे ही बॉडी पे जाता है तो स्मॉल ग्रेन्यूल्स और स्मॉल पार्टिकल्स में ये डिसइंटीग्रेट करता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। इसमें एक चीज और जानने वाली बात है, अगर कोई टैबलेट है उस पर अगर स्पेशल कोई पॉलीमर की कोटिंग है या फिर शुगर कोटिंग है स्पेशली, तो ये बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेटिंग टाइम लेता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टाइम इसका ज्यादा होता है। अगर कोई टैबलेट के ऊपर कोई कोटिंग चढ़ी हो स्पेशल पॉलीमर की तो जाके उसका डिसइंटीग्रेटिंग टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी को तय करने के लिए। डिसोल्यूशन रेट शुड बी फास्ट। ठीक है, कोई भी ड्रग इजिली डिसॉल्व हो जाना चाहिए बॉडी फ्लूइड पे, तभी जाके उसका फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। कोई भी ड्रग का डिसोल्यूशन फास्ट होने के लिए उसका सॉल्युबिलिटी हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी शुड बी एक्वस।
कोई भी ड्रग अगर एक्वस सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, तो वो जल्दी डिसॉल्व होगा हमारे बॉडी फ्लूइड पे, क्योंकि हमारा जो जीआईटी का फ्लूइड होता है, इन ल्यूमेन में जो फ्लूइड होता है वो होता है एक्वस नेचर का। ठीक है, वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए इजिली डिसॉल्व कर लेगा बॉडी फ्लूइड्स पे अपने, और वहां से देन वो पेनिट्रेट होगा। लेकिन पेनिट्रेशन के लिए हमको लिपोफिलिक ड्रग ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज है, डिसोल्यूशन एंड पेनिट्रेशन। अब डिसोल्यूशन का मतलब तो यहां पर सॉल्युबल होना है, लेकिन यहां पर सॉल्युबल होने तक ही बात खत्म नहीं होती। यहां से एब्जॉर्ब होने की जब बात चलेगी, ड्रग पेनिट्रेशन की बात चलेगी, ब्लड में जाने की बात चलेगी, तो लिपोफिलिसिटी ज्यादा होना चाहिए ड्रग का। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी दोनों एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी ड्रग का। अब मैं आप लोग को सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन में डिफरेंस बताता हूं। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। मतलब कितना अमाउंट हम मैक्सिमम सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं सॉल्वेंट में ताकि एक सॉल्यूशन का निर्माण हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच। जबकि डिसोल्यूशन में क्या हम देखते हैं? अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट गोस इनटू द सॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। इसमें डिफरेंस क्या है? पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम की इसमें बात चलेगी। डिसोल्यूशन में हम क्या देखेंगे? कोई भी पार्टिकल जो है, कोई भी ड्रग सब्सटेंस है, वो सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में जा रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन में पर यूनिट टाइम, मतलब 1 आवर में, 2 आवर में, 3 आवर में, 4 आवर में कितना वो एक सॉल्यूशन के रूप पे फॉर्म हो रहा है। जबकि इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी देखेंगे कोई भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में घुलने की। ठीक है, एक सॉल्यूशन निर्माण करने की। तो ये दोनों में अंतर है। अब हमारे लिए फार्मेसी की दृष्टि से दोनों में से किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सॉल्युबिलिटी की कि डिसोल्यूशन की? तो हमारे लिए डिसोल्यूशन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो कैसे? जैसे कि हम सीसाप्राइड का केस लेते हैं। सीसाप्राइड एक एंटी वॉमिटिंग ड्रग है। ठीक है, प्रोकाइनेटिक ड्रग है। सीसाप्राइड क्या है? बहुत ही लो एक्वस सॉल्युबिलिटी इसका। ठीक है, एक्वस सॉल्युबिलिटी इसका बहुत कम है, बट अगर इसकी बायोएबिलिटी की बात करें, बायोएबिलिटी की, तो ये सफिशियंट है। मतलब जितना होना चाहिए उतना है। ठीक है, लो एक्वस सॉल्युबिलिटी होने के बाद भी इसका डिसोल्यूशन एक एडिक्वेट है, तभी इसका बायोएबिलिटी सफिशियंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये लो सॉल्युबिलिटी होने के बाद भी इसका डिसोल्यूशन और बायोएबिलिटी कैसे ज्यादा है? क्योंकि इसका जो डिसोल्यूशन रेट है वो रैपिड है। मतलब तुरंत ये अगर टाइम की बात करें पर यूनिट टाइम की, तो ये तुरंत ही डिसोल्यूशन फॉर्म में चले जा रहा है। डिसोल्यूशन का मतलब कितना सॉलिड सब्सटेंस जा रहा है सॉल्यूशन पे, तो ये तुरंत ही सॉल्यूशन फॉर्म में चले जा रहा है, रैपिड है। ठीक है, ऑल्दो इसका एक्वस सॉल्युबिलिटी कम है, वाटर सॉल्युबिलिटी कम है, लेकिन डिसोल्यूशन रेट अगर देखें तो वो ज्यादा है। उसी प्रकार ये लो थेराप्यूटिक डोज में भी कारगर है। इसका इफेक्ट जो है हमको दिखने लगता है लो थेराप्यूटिक डोज में। ठीक है, तो ये दो कारण के चलते सीसाप्राइड या ऐसे और भी ड्रग हैं जिसका डिसोल्यूशन रेट ज्यादा है और उसका एक्वस सॉल्युबिलिटी कम है, पर वो अपना इफेक्ट एडिक्वेट दे सकता है सफिशिएंट अमाउंट पे। ठीक है, तो हमारे लिए डिसोल्यूशन रेट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू सॉल्युबिलिटी, स्पेशली इन केस ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, सॉलिड डोसेज फॉर्म में हमारे लिए डिसोल्यूशन रेट का होना ज्यादा जरूरी है। देन हमारा नेक्स्ट फैक्टर है पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। तो पार्टिकल साइज सबको पता है, जितना छोटा होगा पार्टिकल उतना जल्दी उसका डिसोल्यूशन होगा और एब्जॉर्ब होगा बॉडी पे। क्यों ऐसा होता है? पार्टिकल साइज, अगर कोई भी ड्रग की बात करें या कोई पार्टिकल की बात करें, उसको अगर छोटे पार्टिकल में, हम छोटे छोटे पार्टिकल में अगर तोड़ते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल को एक अपना सरफेस एरिया मिलता है जहां पर सॉल्वेंट इजिली अटैक कर सकते हैं। ठीक है, उसको सोल्युबलाइज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक टोटल सरफेस एरिया की बात चल रही है, जिस वजह से उस पर सॉल्वेंट अटैक कैपेसिटी कम रहेगा, क्योंकि इसके बीच पे तो अटैक नहीं कर सकता वो अंदर पे। ठीक है, तो लो पार्टिकल साइज लीड्स टू द मोर सरफेस एरिया। ठीक है, मोर सरफेस एरिया लीड्स टू मोर डिसोल्यूशन रेट, फास्ट डिसोल्यूशन रेट, विच हेल्प्स इन द ड्रग पेनिट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड मोर बायोबिलिटी। ठीक है, अब ये सरफेस एरिया है वो दो प्रकार का हो सकता है, एब्सोल्यूट सरफेस एरिया और इफेक्टिव सरफेस एरिया। एब्सोल्यूट सरफेस एरिया का मतलब है कोई भी पार्टिकल अगर इस टाइप का है सपोज, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, आउटर पार्ट में टोटल सरफेस एरिया कितना है। जबकि इफेक्टिव सरफेस एरिया का मतलब है किसी भी पार्टिकल का वो सरफेस जहां जहां सॉल्वेंट एक्सपोज हो रहा होगा, जहां जहां सॉल्वेंट पहुंच रहा होगा। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का सपोज यहां पर सॉल्वेंट अटैक नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे सरफेसेस है इस पे जहां तक सॉल्वेंट नहीं पहुंच रहा होगा, तो एब्सोल्यूट सरफेस एरिया से उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट सरफेस एरिया तो टोटल काउंट होगा, जितना सरफेस एरिया उसके पास है आउटर, उसको हम एब्सोल्यूट सरफेस एरिया बोलेंगे। जबकि इफेक्टिव सरफेस एरिया सॉल्वेंट अटैक पे डिपेंड करेगा, जितना सॉल्वेंट अटैक करेगा जहां जहां पर उस सरफेस पे, उसी को ही हम बोलेंगे इफेक्टिव सरफेस एरिया। तो हमारे लिए इफेक्टिव सरफेस एरिया का होना ज्यादा जरूरी है,
ना कि एब्सोल्यूट सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि इसी से हमको एक्चुअल डिसोल्यूशन रेट का पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गया हमारे लिए कि पार्टिकल साइज जितना छोटा उतना ज्यादा उसका इफेक्टिव सरफेस एरिया और उतना ज्यादा उसका डिसोल्यूशन रेट। बट ये मोस्टली हाइड्रोफिलिक ड्रग के केस में देखा गया है। ठीक है, ऐसे ड्रग जो वाटर सॉल्युबल है। बट इन केस ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग जैसे कि एस्प्रिन के केस में जस्ट उल्टा देखा गया है। ठीक है, तो इसको अगर स्मॉल पार्टिकल्स में हम ब्रेक करते हैं एस्प्रिन को बड़े पार्टिकल से, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, उस पे एयर मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं ऊपर पे। ठीक है, तो उस पे सॉल्वेंट अटैक इजिली नहीं कर पाता, तो इसका डिसोल्यूशन रेट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा पार्टिकल साइज को हम एस्प्रिन के केस में या किसी भी हाइड्रोफोबिक ड्रग जैसे कि फिनोबार्बिटल एक्सेट्रा, तो उस केस में डिसोल्यूशन रेट डिक्रीज होता है। इसके साथ साथ कुछ चार्ज भी डेवलप हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा हम पार्टिकल साइज को डिक्रीज करते हैं तो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं या एग्रीगेट हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं फिर से। ठीक है, तो ये सब कारण है डिसोल्यूशन रेट को डिक्रीज होने का इन केस ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग। बट इन केस ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग पार्टिकल साइज शुड बी लो एंड इवन माइक्रोनाइज्ड आल्सो। एंटीफंगल ड्रग है क्राइसोफिल्विन, इसका अगर हम माइक्रोनाइज्ड पार्टिकल करते हैं तो इसका डोज जो है हाफ हो जाता है। ठीक है, हाफ डोज में ही वो इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा डोज देने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार स्पाइरोनोलैक्टोन एक डायूरेटिक ड्रग है, अगर इसका हम माइक्रोनाइज्ड पार्टिकल करते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल करते हैं, साइज रिड्यूस करते हैं, तो 20 टाइम्स इसका डोज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, 20 टाइम डोज विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर को, जो है पॉलीमॉर्फिज्म और एपोमॉर्फिज्म। तो जैसे कि हम 10th-12th में पढ़े हैं, कोई भी सॉलिड है अगर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो दो फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकता है, एक तो क्रिस्टलाइन के फॉर्म में और दूसरा एमोर्फस फॉर्म में। ठीक है, क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, जैसे कि हम NaCl CaCl2 का स्ट्रक्चर याद करें, अगर 12th-11th में पढ़े हैं, तो एक कांस्टेंट एक यूनिफॉर्म शेप में वो रहता है। ठीक है, उसका पार्टिकल जो है कांस्टेंट और यूनिफॉर्म शेप में रहता है थ्रू आउट द उसके सॉलिड जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसमें वो वैसे ही अरेंज रहेगा। ठीक है, अलग अलग उसका लेयर को देखेंगे तो हमको यही अरेंजमेंट मिलेगा। लेकिन एमोर्फस पे एक इरेगुलर शेप अरेंजमेंट रहता है पार्टिकल्स का, इरेगुलरिटी रहेगा उसमें अरेंजमेंट में पार्टिकल्स का। ठीक है, तो जनरली ये देखा गया है कि एमोर्फस फॉर्म ऑफ द ड्रग इज मोर सॉल्युबल देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, एमोर्फस फॉर्म जो रहता है किसी भी ड्रग का वो जनरली ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करता है, उसका डिसोल्यूशन रेट जनरली ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम क्लोरेमफेनिकोल की बात करें या फिनोबार्बिटॉल की बात करें, ये दोनों ड्रग एमोर्फस फॉर्म में भी अवेलेबल है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में। लेकिन एमोर्फस फॉर्म की जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि कुछ ड्रग मोर देन 1 क्रिस्टल फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल होना किसी भी ड्रग का, सेम ड्रग का, उसी को हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है एक फेज से दूसरे फेज में चेंज भी होते रहता है। ठीक है, कोई ड्रग एक क्रिस्टल फॉर्म से दूसरे क्रिस्टल फॉर्म में चेंज भी होते रहते हैं। अब ये चेंजेस जो हो रहा है वो 2 प्रकार का हो सकता है, इडेंसियोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिज्म और मोनोट्रोपिक। इडेंसियोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कोई स्पेशल टेम्परेचर या प्रेशर हम दें तब जाके वो चेंज हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे कि सल्फर के केस में हमको देखने को मिलता है। जबकि मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिज्म में किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर में वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजिली चेंज हो जाता है। ये बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म है। ठीक है, स्टेबल फॉर्म इसको नहीं बोल सकते, अनस्टेबल फॉर्म है। ठीक है, इजिली ये चेंज होता रहता है, जैसे कि ग्लिसराइल स्ट्रेट के केस में। तो जनरली ऐसा देखा गया है, एमोर्फस फॉर्म का तो हमको पता है डिसोल्यूशन रेट बहुत ज्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है। उसके बाद जो सेकंड टॉप डिसोल्यूशन रेट रखता है वो है मेटास्टेबल फॉर्म। ऐसे फॉर्म जो अनस्टेबल हो, जल्दी से चेंज होते हों, जैसे कि ग्लिसराइल स्ट्रेट के केस में हमने देखा था। देन लास्ट है स्टेबल फॉर्म। ठीक है, जो चेंज नहीं होते इजिली, ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म या ऐसे क्रिस्टल फॉर्म जो होते हैं वो लीस्ट सॉल्युबल रखते हैं, उसका डिसोल्यूशन रेट सबसे कम रहेगा इन तीनों के कंपैरिजन में। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। ठीक है, ऐसे ड्रग जो वीक एसिड है या फिर वीक बेस है उसको इजिली हम सॉल्युबल नहीं कर सकते। अगर एज इट इज बॉडी पे एडमिनिस्टर किए तो उसका सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट बहुत कम होता है।
बट एक बहुत ही इजी अप्रोच अप्लाई करके हम इसके सॉलिबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, वो है सॉल्ट फॉर्म में तैयार करके। जैसे कि वीक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट फॉर्म तैयार होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सोडियम सॉल्ट ऑफ बारबिचरेट्स, अगर NaCl से हम रिएक्ट कराएं बारबिचरेट को तो सोडियम सॉल्ट बनेगा। उसी प्रकार बहुत से ड्रग का पोटेशियम सॉल्ट बनता है, आपने पढ़ा होगा बहुत बार। और बेसिक ड्रग को हम उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सल्फेट या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग तैयार होता है, जिसको हम अगर बॉडी पे एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका सॉलिबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट फास्ट हो जाता है। जैसे कि सल्फेट सॉल्ट ऑफ एल्कलॉइडल ड्रग। एल्कलॉइडल ड्रग बेसिक नेचर का होता है, वीक बेस, फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन, ठीक है, ये एक वीक बेस्ड ड्रग है। पर हम जब इसको सल्फेट सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तो ये स्टेबल हो जाता है और बॉडी पे इसका सॉलिबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्ट फॉर्म करने से हम सॉलिबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है, इजी अप्रोच है। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है स्टेबिलिटी, स्टोरेज एंड एज ऑफ द ड्रग। ये तीनों इंटर रिलेटेड टर्म है एक दूसरे से और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी ड्रग का उसके बायोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो बहुत से ड्रग डीस्टेबलाइज हो जाते हैं इजिली, ठीक है। और ये डीस्टेबलाइजेशन का कारण क्या है? ड्यूरिंग देयर सेल्फ लाइफ अगर कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, कंपोनेंट्स के बीच, या फिर जीआईटी में अगर ऐसा कुछ इंटरेक्शन हो गया फूड पार्टिकल से तो वो डीस्टेबलाइज हो जाते हैं। देन वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और बॉडी में मेटाबलाइज होकर एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर उसका स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर या फिर एक स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर बात करें, अगर वो गड़बड़ होता है तब उसका स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है विच अफेक्ट देयर एब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी, ठीक है। उसी प्रकार एज ऑफ द ड्रग, बहुत से ड्रग है जिसका सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एज जो है बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। आप देखे होंगे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में अक्सर, बट कुछ ड्रग ऐसे भी हैं जिसका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, ठीक है, उसका जो एक्सपायरी डेट होता है वो बहुत नियर रहता है। स्पेशली इन केस ऑफ अगर हम सिरप की बात करें या फिर सस्पेंशन, इमल्सन की बात करें तो ये अक्सर देखा गया है कि उसका जो स्टेबिलिटी है, जो सेल्फ लाइफ है, जो उसका एज है, ठीक है, वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू टैबलेट कैप्सूल। हमें इसको तुरंत यूज करना पड़ता है सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन को जैसे ही बॉटल ओपन हुआ तो 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर इसको हमको यूज करके फेंकना रहता है, ठीक है। जबकि टैबलेट और कैप्सूल के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये लम्स बन जाते हैं, अक्सर नीचे लम्स बन जाएंगे या केक बन जाएंगे, जिसको फिर से हमको डिस्पर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसका एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो एज ऑफ द ड्रग ड्यू टू फॉर्मुलेशन एंड ड्यू टू डोसेज फॉर्म डिजाइन, इसके वजह से भी इफेक्ट होता है ड्रग का। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। और ये सभी फैक्टर ड्रग से रिलेटेड है या फिर इसके डोसेज फॉर्म से रिलेटेड है। हम पेशेंट रिलेटेड या फिर बॉडी रिलेटेड जो फैक्टर है उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसी प्रकार पीके वैल्यू और पीएच वैल्यू को भी हम नेक्स्ट वीडियो पे अपने बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर राउंड में, जहां पर आपको क्विक रिवीजन भी हो जाएगा जो पढ़े हैं और साथ में ऐसे क्वेश्चन के भी बारे में पता चलेगा जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है रेट लिमिटिंग स्टेप विच एफेक्ट्स या विच डिटरमाइंस भी बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग, ठीक है। ऐसे ड्रग जो लिपोफिलिक होते हैं, जिसका एक्वस सॉल्युबिलिटी कम होता है, उसका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, परमिएशन या फिर उसका सॉल्युबिलिटी। तो हमने पढ़ा है अभी इसको, इसका सही आंसर क्या है? डिसोल्यूशन, ठीक है। लिपोफिलिक जो ड्रग होता है वो इजिली इंटेस्टाइनल फ्लूइड पे, जो कि एक्वस नेचर का होता है, उस पे वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होता, डिसोल्यूशन नहीं हो पाता, तो इसका डिसोल्यूशन रेट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर हाइड्रोफिलिक ड्रग की बात बोले तो उसका आंसर होगा परमिएबिलिटी। वो डिसॉल्व तो हो जाता है एक्वस फ्लूइड पे, डिसोल्यूशन तो हो जाता है उसका, बट वो परमिएट नहीं हो पाता, यहाँ से ब्लड पे इजिली नहीं पहुंच पाता, क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग इजिली क्रॉस करता है जीआईटी मेम्ब्रेन को, तो परमिएबिलिटी उस केस में सही आंसर होगा हाइड्रोफिलिक ड्रग के केस में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नोएस एंड विटने इक्वेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, मतलब नॉय एंड विटने जो इक्वेशन होता है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर डिसइंटीग्रेशन टाइम, परमिएबिलिटी फैक्टर ऑफ द ड्रग, डिसोल्यूशन रेट ऑफ द ड्रग या फिर उसका इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डिसोल्यूशन रेट, ठीक है। ये क्वेश्चन जीपैट में पूछा जा चुका है और भी बहुत से एग्जाम जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर या फिर फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग will show increased viability by micronization। माइक्रोनाइजेशन प्रोसेस से हम कौन से ड्रग के बायोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं,
माइक्रोनाइजेशन मतलब होता है पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ठीक है, तो ऑप्शंस आर एस्प्रिन, फिनासिटीन, फिनोबार्बिटल या फिर ग्राइसोफुल्विन। देखिए, माइक्रोनाइजेशन प्रोसेस से तो सभी का बायोबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल साइज रिड्यूस होने से सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है, बट कुछ ड्रग ऐसे भी हैं, स्पेशली लिपोफिलिक ड्रग जो होते हैं, उसके साथ ये उल्टा। लेकिन ग्राइसोफिल्विन ऐसा ड्रग है तो इसका माइक्रोनाइजेशन करने से बहुत फायदा होता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर देयर डिसोल्यूशन। ठीक है, ड्रग के अलग अलग फॉर्म को दिया गया है और उसको एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है ताकि उसका डिसोल्यूशन रेट हमको पता चले। ठीक है, किसका ज्यादा है किसका कम है। तो पहला ऑप्शन है एमॉर्फस का ज्यादा होता है, देन मेटास्टेबल फॉर्म का, देन स्टेबल का। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टेबल फॉर्म का सबसे ज्यादा रहता है डिसोल्यूशन रेट, देन मेटास्टेबल फॉर्म का, देन एमॉर्फस फॉर्म का। थर्ड ऑप्शन है मेटास्टेबल, एमॉर्फस एंड स्टेबल। फोर्थ ऑप्शन इज एमॉर्फस, स्टेबल एंड मेटास्टेबल। ठीक है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म की अगर बात करें तो एमॉर्फस फॉर्म का ज्यादा सॉलिबिलिटी रहता है, ज्यादा डिसोल्यूशन रेट रहता है। देन अगर क्रिस्टलाइन की बात करें तो उसमें दो फॉर्म होता है, मेटास्टेबल और स्टेबल। तो मेटास्टेबल फॉर्म ज्यादा सॉलिबिलिटी शो करता है, ज्यादा डिसोल्यूशन शो करता है एज कम्पेयर टू स्टेबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डोसेज फॉर्म विल शो फास्टर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कौन से डोसेज फॉर्म का बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन रेट होगा और बॉडी पे और ब्लड पे वो जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आर टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, सिरप्स, ग्रेन्यूल्स या फिर कैप्सूल्स। ठीक है, कौन से डोसेज फॉर्म का जल्दी होगा, फास्टर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसका होगा? करेक्ट आंसर इज सिरप। ठीक है, देन अगर इसमें हम रैंक वाइज बात करें तो सिरप के बाद किसका रैंक आएगा? सिरप के बाद आएगा ग्रेन्यूल्स का। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक सिरप, सेकेंड रैंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स भी इजिली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में, पाउडर्स में, और वहां से वो डिसॉल्व होके एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड रैंक रहेगा कैप्सूल्स का। ठीक है, कैप्सूल का एक जिलेटिन लेयर ही डिसॉल्व होना बच्चा रहता है, देन उसके अंदर तो पार्टिकल्स ही रहते हैं, फाइन पार्टिकल्स। जैसे ही जिलेटिन कैप्सूल डिसॉल्व हो जाएगा, फाइन पार्टिकल्स भी इजिली बॉडी पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ रैंक मिलेगा इसमें टैबलेट्स को। ठीक है, टैबलेट एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो कि पहले तो ब्रेक होगा, देन उसका स्मॉल पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट होंगे उसके अलग अलग पार्टिकल, देन वहां पर वो पीएच के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब होगा बॉडी पे। ठीक है, शुगर कोटेड टैबलेट को हम फिफ्थ रैंक देंगे, क्योंकि टैबलेट पे एक पॉलीमर का या फिर शुगर का कोई स्पेशल कोटिंग अगर चढ़ाते हम तो पहले तो ये लेयर डिसॉल्व होना चाहिए, देन उसके बाद ड्रग पे आएगा। तो इसमें सबसे जो लास्ट डिसइंटीग्रेट या फिर एब्जॉर्ब होगा वो है शुगर कोटेड टैबलेट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।